डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर स्थल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 13 साल है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सबको लगता होगा कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो एक कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती जैसा सब बड़े सोचते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं वो सबको बता नहीं पाते। बड़े लोगों को लगता है कि काम बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल से पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन बचपन भी कोई कम मुश्किल नहीं होता। हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें ट्यूशन जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से हमें कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। पॉकेट मनी भी बहुत कम मिलती है, उसमें कुछ नहीं आता। और अगर आपका परिवार भी मेरे परिवार की तरह ही गरीब हो तो मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यकीनन आप मेरी बातों पर हंस रहे होंगे, लेकिन सबके साथ ये मुसीबत आती है। जब हम बड़े हो जाते हैं इन मुसीबतों को भूल जाते हैं। हमें वो स्कूल के दिन याद आने लगते हैं। हम अपने साथ घटी वो बुरी घटनाओं को जैसे भूल ही जाते हैं। लेकिन मैं तो इस बचपन में हूँ। पढ़ाई करना भी एक मुसीबत भरा काम ही होता है। और स्कूल में अगर आपके अच्छे दोस्त ना हो तो स्कूल के दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं। और अगर आपके स्कूल में एक ऐसा इंसान हो, एक ऐसा लड़का जो आपको परेशान करता हो, वो शारीरिक रूप से भी आपसे तगड़ा हो, उसके पास पैसे भी ज़्यादा हों और वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, इसीलिए टीचर भी उसकी बात सुनते हों, और वो आपका दुश्मन बन जाए, तो बस वो दिन सबसे कठिन होते हैं। यहाँ हमारे स्कूल में भी सम्राट नाम का लड़का है। उसका कद स्कूल में सबसे लंबा है और उससे कोई नहीं झगड़ता। उसका शरीर भी तगड़ा है और जो भी उससे झगड़ता है वो उसकी पिटाई कर देता है। उसका रुतबा भी स्कूल में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी वो तेज़ है। इसका भी तो एक कारण है। उसके पापा एक बिजनेसमैन है, इसलिए उनके पास पैसे हैं। वो ट्यूशन में जो पढ़ता है स्कूल में वही आजमाता है और अच्छे नंबर ले आता है। मेरे साथ उसकी दुश्मनी है और क्या कारण है ये दुश्मनी का मैं नहीं जानता। वो बस मुझे परेशान करता रहता है। मैं किसी से झगड़ने में विश्वास नहीं करता। मैं पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बस मुझे तंग करता रहता है। मेरी किताबें फेंक देता है। मुझे घर जाते वक्त भी कई बार पीट देता है। उसका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और मैं जब भी पार्क में खेलने जाता हूँ वो इंतज़ार कर रहा होता है। बस उसे पीटने के लिए कोई चाहिए और वो मैं बनता हूँ जिसे वो पीटता है। इसीलिए मुझे स्कूल लाइफ अच्छी नहीं लगती। मुझे ये ज़िंदगी बुरी लगती है और मैं चाहता हूँ जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, स्कूल से निकलूँ, अच्छी नौकरी करूँ और ज़िंदगी बिताऊँ। मैं ऐसे लोगों के पास नहीं रहना चाहता। मजबूरी हमें ऐसे लोगों के पास रहने को मजबूर कर ही देती है। नई क्लास शुरू हुई थी। ये हर साल की तरह साधारण साल था। नए बच्चे क्लास में आ रहे थे और मैं उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा सा हकलाता था, इसीलिए सब मुझसे दूर दूर रहा करते थे। हर बेंच में 2 सीटें बनी होती हैं। हर कोई अपना दोस्त बनाकर अपने साथ किसी न किसी को बिठा लेता है। सम्राट की तो क्लास में बहुत ज़्यादा चलती है। वो जिसे भी अच्छा समझता है उसे अपने साथ बिठा लेता है। हर बार वो नए दोस्त बनाता है और नए दोस्तों के साथ ही रहता है। लेकिन मेरे बेंच में मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अकेला अकेला सा रहता हूँ। यही कारण है शायद मेरे नंबर भी इसीलिए कम आते हैं। इस बार कुछ अलग हुआ था। एक नया लड़का जो बिल्कुल पिछली सीट पर आकर बैठा था। क्लास में जब टीचर आए तो वो एक एक करके सबका नाम पूछ रहे थे। जो तो पहले से इस स्कूल में पढ़ते थे उन्हें वो नाम पूछकर बुला नहीं रहे थे, लेकिन जो बच्चे नए आए हुए थे उन सबके नाम पूछे जा रहे थे। सिर्फ एक का ही नाम नहीं पूछा गया, सबसे पीछे बैठे उस लड़के का। टीचर ने खुद उसका नाम बताया था।
टीचर ने कहा, वो सबसे पीछे बैठा बच्चा, वो नया आया है और उसका नाम धर्मन है। वो हमारे साथ ही पढ़ेगा, तो सब अब इन सब नए बच्चों का स्वागत करिए। सबने ताली बजाई, लेकिन मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा नीचे की तरफ था। वो किताबों में गड़ा हुआ था, जिस तरह मैं किताबों में गड़ा होता हूँ क्योंकि सब मुझ पर हंसते हैं, इसी तरह वो भी किताबों में गड़ा हुआ था। और सब हैरान थे कि वो खड़ा नहीं हुआ और उसने अपना नाम नहीं बताया। मैं भी काफ़ी हैरान था। वो अकेला बैठा था, उसके पास जाकर कोई नहीं बैठा। उसके बाद टीचर वहाँ पढ़ाने लगे। एक एक करके वो टीचर सबसे पूछ रहे थे, लेकिन धर्मन से कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा था, बल्कि उसे तो बताया जा रहा था। धर्मन भी हर बार पूछे जाने पर खड़ा हो जाता और उसे सब कुछ बताया जाता। एक सवाल तक उससे किया नहीं जाता और चुपचाप वो बैठ जाता, ये जैसे एक खास ट्रीटमेंट दी जा रही थी। उसके बाद मेरा ध्यान सम्राट पर पड़ा। उसकी आंखें बता देती हैं वो किससे जलता है। उस नए बच्चे धर्मन से सम्राट जल रहा था और ज़रूर वो आज उसकी पिटाई करने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि जैसे मेरी पिटाई होती है उस नए लड़के की पिटाई हो। वो बहुत बुरी तरह पीटता है मुझे और 1 घंटे तक बार बार पीटता रहता है, मुझे बेइज्जत करता रहता है, लेकिन वो अकेले में ही पीटता है। आज उसकी पिटाई भी हुई तो क्या करेगा वो? और अगर उसने मुकाबला करने की कोशिश की तो सम्राट ज़्यादा पीटने की कोशिश करता है। उसकी आंखें पहचान ली थी मैंने, और जब स्कूल खत्म हुआ तो मैं उस नए लड़के से जाकर बात करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मेन गेट से बाहर ना निकले, सम्राट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा पीटने के लिए। वो लड़का वहीं पीछे बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कैसे एक एक करके सब बच्चे बाहर चले जाएं। मैं भी उसके पास गया और उससे बात करने लगा। मैंने पहले तो उसे बुलाया, उससे बात करने की कोशिश की। मैं बोलता गया, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने और भी कई सवाल किए, वो जवाब नहीं दे रहा था। तो अंत में मुझे लगा उसे जानकारी दे देनी चाहिए। मैंने कहा, आगे वाले गेट से बाहर मत जाना। वो जो लंबा सा लड़का है ना, तगड़ा सा, सम्राट, वो तुम्हें पीटेगा। पीछे वाले रास्ते से जो टूटी हुई दीवार है वहां से निकल जाना। तुम्हारा घर कहाँ पर है बताओ तो। इसका जवाब भी उसने नहीं दिया। अब मुझे लगा वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, जैसे सब बच्चे करते ही हैं। मैं थोड़ा हकलाता हूँ, वो मुझसे दूर रहते हैं। ये भी शायद मुझसे दूर ही हो रहा होगा। बस बात कह दी थी मैंने, और वहाँ 2-3 बच्चे उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुझे देख रहे थे कि मैं उसे कुछ बता रहा हूँ। मेरी टांगें कांपने लगी थी, मैं डरने लगा था। अगर उन्होंने सम्राट को ये बता दिया कि मैंने इसे जानकारी दे दी है तो आज मेरी फिर से बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। डरता डरता सा मैं पीछे वाली दीवार से बाहर निकला। उस लड़के का भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो यहीं से बाहर निकले तो बच जाएगा, लेकिन नहीं, वो आगे वाले गेट से ही बाहर निकला था। मैं जानता था उसकी पिटाई होने वाली है, तो मैं भी आगे वाले गेट के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं उस गेट के पास पहुंचा, वो लड़का वहां से चलकर सीधा जा रहा था और सम्राट आगे एक हैंडपंप के पास खड़ा था और जानबूझकर हैंडपंप का जो डंडा होता है उसे पकड़कर इंतज़ार कर रहा था। शायद वो आज इसे ज़्यादा पीटने वाला था। कभी किसी हथियार से या पत्थर से वो पिटाई नहीं करता, बल्कि झांपड़ मारकर और मुक्के मारकर पिटाई करता है। कहीं इसका खून ना निकाल दे, ज़्यादा पिटाई ना कर दे। मैं डर गया था और मुझे लगा इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो बच्चा उस मोड़ से आगे निकला, बाकी बच्चे वहाँ नहीं जाते। सम्राट हमेशा उस सुनसान रास्ते से ही घर जाया करता था। मैं भी उधर से ही जाया करता था, क्योंकि हमारे घर वहीं मौजूद थे, उस सुनसान रास्ते के जंगल के एक तरफ। वहाँ पर हमारा मोहल्ला था और सम्राट वहाँ रहता था, और ये बच्चा भी उसी तरफ जा रहा था। इसका मतलब ये भी हमारे मोहल्ले में ही रहने के लिए आया हुआ है, तो इसकी मदद तो करनी ही होगी। मुझे लगा था कि मैं सम्राट से झगड़ पड़ूंगा, इसी बहाने मेरी पिटाई हो जाएगी और ये बच जाएगा। पहला दिन है, इसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं अब उन दोनों के पीछे चलने लगा था। वो नया लड़का धर्मन आगे चल रहा था। सम्राट 10-15 फुट की दूरी पर उसके पीछे चलने लगा था, और उसके भी 10-15 फुट की दूरी के पीछे मैं आ रहा था। मैं पेड़ों के पीछे छिपता छिपाता आ रहा था और उसकी पहचान में नहीं आना चाहता था। वहाँ उस जंगल के बीच का जो रास्ता है, जब उसके पास वो लड़का पहुँचा तो सम्राट भाग कर गया। उसने उसे पकड़ लिया। अब उसकी पिटाई का समय था, लेकिन सम्राट उसे सामने खड़ा करके उससे सवाल करने लगा था। बहुत तेज़ बनता है,
क्लास में तेरी बड़ी बनने लगी है। कोई टीचर तुझसे सवाल करता ही नहीं, तू जवाब देता ही नहीं। क्या हुआ, बोलता क्यों नहीं? ज़्यादा पैसे वाला है क्या? अब पहली बार उस लड़के ने जवाब दिया था, लेकिन मुंह से नहीं, अपना सर हिलाकर उसने ना कहा था। उसके बाद सम्राट को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अच्छा, तो अब जवाब भी नहीं देगा? बोलना तो बच्चे तुझे पड़ेगा ही, वरना पिटाई तेरी बहुत ज़्यादा होगी। देख, उस पेड़ के पीछे वो जो आर्यन छिपा हुआ है ना, उसकी रोज़ पिटाई होती है, तेरी भी होगी। उसने ये कहा था और पेड़ के पीछे छिपा हुआ भी मैं डरने लगा था। वो जानता था मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो ये भी जानता होगा मैंने इसे सब कुछ बता दिया है। तब सम्राट कहने लगा, देख, बताना तो तुझे पड़ेगा, पिटाई तेरी तब कम होगी तो ज़रूर। उस लड़के ने कोई जवाब दिया ही नहीं था, वो चुपचाप खड़ा था। इसके बाद सम्राट ने उसे एक झापड़ लगाया। वो लड़का बिल्कुल नहीं डरा था, ना वो रोया था। उसने बस सर झुका रखा था और एक झापड़ खा लिया। उसके बाद सम्राट ने फिर पूछा, और ज़ोर से लगाऊं, बोलेगा या नहीं? उसने कुछ नहीं बोला और सम्राट ने 2-3 झापड़ और लगाए। लेकिन उसके बाद जो सम्राट के साथ हुआ वो देखने लायक था। सम्राट जब 5वां झापड़ लगाने लगा था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ जैसे जम गया था। वो ना तो खींच पा रहा था, ना ही झापड़ लगा पा रहा था, और उस लड़के ने उसे छुआ तक नहीं था। हवा में उसका हाथ जैसे कहीं फंस गया था। उसने खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर अपने आप जैसे किसी ने घूंसा मारा हो, वो पीछे जा गिरा था। कोई अदृश्य सी शक्ति उस पर वार कर रही थी। उसके नाक से खून बहने लगा था और पहली बार मैंने सम्राट को नीचे गिरा हुआ देखा था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तगड़ा था, वो पैसे वाला था, उसका रुतबा भी था और ताकत भी थी उसके पास। लेकिन इस एक मुक्के के कारण नाक से थोड़ा खून ही बहा था और वो बच्चों की तरह रोने लगा था। मैं उसकी पिटाई रोज सहता हूँ, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं रोता। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था और मेरी हंसी निकल गई थी। और वो लड़का जो 4 झापड़ खा चुका था, उसे भी रोता होना चाहिए था। वो हंस रहा था, वो उस पर हंसने लगा था। और ये देखकर सम्राट नीचे गिरा हुआ इस तरह बच्चों की तरह रो रहा था कि शर्मिंदा होकर वहाँ से भागने लगा। पहली बार किसी को देखा था जिसने सम्राट को रुलाया था, लेकिन उसने वार तक नहीं किया था, जैसे कोई जादुई शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। और सम्राट को किसी ने तो मारा था, तभी नाक से खून निकला था। मैंने उस लड़के को हंसते हुए देखा था, जैसे वो जानता हो यहाँ पर क्या हुआ है। मैं उस पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। मैं जानता था उसे पता होगा मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही मैंने अपने मन में ये शब्द बोले थे, उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं सम्राट से इतना ज़्यादा डरता हूँ और इसने तो सम्राट को भी रुला कर रख दिया। इससे कितना ज़्यादा डरना चाहिए मुझे। इसके बाद मेरी आंखों के सामने जैसे मिट्टी सी आने लगी थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन ज़मीन से ऊपर मिट्टी उठने लगी थी। वक्त शाम का था और यहाँ जंगल के पास जैसे डरावनी सी आकृतियाँ भी बनी हुई थी। यहाँ पेड़ों के पास कुछ लोग जैसे आकृतियाँ बना जाते हैं। जंगल के अंदर लोग कहते हैं कि प्रेत रहते हैं, इसीलिए जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये सड़कें जंगल के पास से बनी हुई हैं, यहाँ आने से भी डर लगता है और मैं भी यहाँ जल्दी से भागकर घर पहुँच जाता हूँ। और आज यहाँ ज़मीन के ऊपर से ऐसे मिट्टी उठने लगी थी कि मैं भूतों पर यकीन नहीं करता था, आज यकीन होने लगा था। 13 साल का एक लड़का ऐसे हालात में फंसा हुआ था जैसे कुछ नया ही हो। उस मिट्टी ने भवंडर बनकर मुझे घेरना शुरू कर दिया था और मैं पीछे स्कूल की तरफ भागना शुरू हो गया। यहाँ दूसरा रास्ता भी है घर जाने का, उस रास्ते से जाऊँगा। वो शहर के बीच से होता हुआ 3 किलोमीटर लंबा रास्ता। मैं पीछे भागने लगा था और स्कूल के पास पहुँचते मैंने देखा वो धूल का बवंडर मुझसे काफ़ी दूर था। मैंने एक खिलखिलाहट सुनी थी। वो दूर से लड़का खिलखिलाया था जब वो बवंडर मेरे पीछे पड़ा था। वो कुछ अजीब है, उसके पास अजीब सी शक्तियाँ हैं। वो कुछ कर सकता है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं बस ये सोचते सोचते उसे शहर के रास्ते से घर पहुंचा था। मैं नहीं जानता हमारे मोहल्ले में वो कहाँ पर रहता है, लेकिन उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। वो कुछ कर सकता है। मैंने सुना है कुछ लोग जादूगर होते हैं, वो जादू का इस्तेमाल करते हैं।
कहीं ये भी कोई जादूगर तो नहीं। आज रात को मैं इसी ख्यालों में खोया हुआ था। कल तो स्कूल जाना ही है, मेरे पीछे ही वो बैठा होगा। कहीं वो मुझे डराएगा तो नहीं, कहीं वो मुझे सम्राट से भी ज़्यादा तो नहीं मारेगा। अगले दिन स्कूल में डरा डरा मैं सबसे पहले ही पहुंच गया था। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं स्कूल जल्दी ही निकलता हूं ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो जाए। मैं डरता हूं कि टीचर मुझे कुछ कह ना दे। मैं साफ सफाई रखता हूं और कभी कभी क्लास भी साफ करता हूं ताकि टीचर की नज़र में मैं अच्छा बन पाऊं, कुछ नंबर ज़्यादा ही दे दें। मैं अपनी सीट पर बैठ गया था। मेरे बेंच में मेरे साथ कोई नहीं बैठता। पीछे वो लड़का आया और चुपचाप बैठ गया। उसके साथ भी कोई नहीं बैठा हुआ था। बाकी सब दो दो की जोड़ी में बैठे हुए थे। सम्राट ने आज फिर से किसी और को अपने साथ बिठाया था और उसकी नज़र ना तो मुझ पर जा रही थी ना उस लड़के पर जा रही थी। आज सम्राट को डरे हुए देखा था मैंने। वो कुछ बोल नहीं रहा था और नाक पर पट्टी लगी हुई थी। उसके नाक से खून निकला था और नाक भी टूटी लग रही थी। टीचर ने उससे पूछा था क्या हुआ। वो पहले तो कुछ बता नहीं रहा था और उसके बाद कहा मैं बाथरूम में गिर गया था। टीचर ने ये मान लिया। मैं भी जानता था, वो लड़का भी जानता था उसके साथ हुआ क्या है। मैं भी थोड़ा सा खिलखिलाया था और पीछे बैठा वो लड़का भी खिलखिलाया था। मैं उससे अब ज़्यादा डरने लगा था। लेकिन टीचर ने जो कहा उसने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। टीचर ने कहा देखो, सब दो दो की जोड़ी में बैठे हैं। ये आर्यन हमेशा अकेला बैठता है, इसके साथ कोई क्यों नहीं बैठता? बैठो कोई इसके साथ। और धर्मन, तुम ऐसा करो, आर्यन के साथ आ जाओ। इसके साथ और कोई नहीं बैठता, तुम्हें बैठना होगा। मैं सोच रहा था वो लड़का मेरे पास ना आ जाए। वो चुपचाप टीचर की बात सुनकर मेरे साथ आकर बैठ गया और मेरी आंखों में देखने लगा। वो ना तो मुस्कुरा रहा था ना डरा रहा था, बस एक नज़र मुझ पर डाली थी और उसके बाद किताब पढ़ने लगा था और मैं डरने लगा था। मैं कांप रहा था। मेरा ध्यान उस किताबों पर नहीं पड़ रहा था। कुछ तो अजीब था। आज वो मेरे साथ बैठा था और मुझे ऐसा लगने लगा था कुछ चीज़ है आसपास जो छू रही है। हवा चल रही थी। मेरे कभी इस तरह से बाल नहीं उड़ते क्योंकि पंखा काफ़ी आगे लगा हुआ होता है। पीछे जितने भी बेंच थे वहाँ इतनी ज़्यादा हवा नहीं होती, लेकिन आज पहली बार मेरे बाल हवा में लहरा रहे थे। इतनी हवा चल रही थी। वो हवा सिर्फ आगे से नहीं आ रही थी, पीछे से भी आ रही थी। उस लड़के से हवा आ रही थी। ये सोच सोच कर मैं डरता गया। मैं दोपहर तक अब ये सोच कर बैठा था कि इससे बात तो करनी होगी, डर कम करना होगा। मैं माफ़ी मांग लूँगा और इसे कह दूँगा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दो। मैं दोपहर तक वहाँ बैठा रहा और टीचर ने हर किसी से सवाल किया, मुझसे भी किया, और मैं आज इतना डरा था सवालों के जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए मुझे डांट का सामना भी करना पड़ा। और दोपहर तक जब लंच टाइम हुआ तो वो लड़का मेरे साथ ही बैठा था। बाकी सब अपना लंच बॉक्स खोलकर खाने लगे थे और मैंने लंच बॉक्स निकाला और उसके सामने कर दिया। तुम्हें खाना हो तो तुम खा सकते हो, मुझे आज भूख नहीं है। उसे मैंने मुस्कुराते हुए देखा और उसने मेरा लंच बॉक्स ले लिया, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं खाना चाहता था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो कुछ बोलता ही नहीं था और मैं जानना चाहता था ऐसा क्यों। वहाँ टीचर भी दूसरे रूम में खाना खा रहे थे। मैं हिम्मत नहीं कर पाता था टीचर के पास जाने की, लेकिन इस लड़के से इतना ज़्यादा डरने लगा था कि हिम्मत हुई मेरी। मैं टीचर्स के कमरे में गया। अपनी उस इंचार्ज टीचर से पूछने लगा, मैडम धर्मन कुछ बोलता क्यों नहीं? वो मेरे साथ बैठा है और मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। क्या वो मुझसे गुस्सा है? मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो मुझे टीचर ने बताया वो बोल नहीं सकता। उसके पिता ने बताया था वो हमेशा से ऐसा ही है, कुछ जवाब नहीं देता, बोलता नहीं। उसकी जीभ में कुछ है जिस कारण वो बोल नहीं पाता, इसीलिए उसे परेशान ना किया जाए। डॉक्टर ने यही कहा है। ठीक है, तो ये कारण है, वो गूंगा है, इसीलिए बोल नहीं पाता, इसीलिए जवाब नहीं देता। अब टीचर से ये जवाब मिल गया था। मैंने टीचर से कहा, मैडम उसका घर कहाँ पर है? मुझे लगा वो हमारे मोहल्ले में रहता है। तो टीचर ने कहा, हाँ तुम्हारे मोहल्ले में ही, वो पीछे वाले जो पुराने घर है ना, वहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं उनके पास ही रहता है। इसके पिता किसी और शहर में है और उनकी ट्रांसफ़र जल्द ही होने वाली है।
उन्होंने कहा कि स्कूल शुरू होने वाले हैं तो पहले ही एडमिशन करवा दी जाए, तो इसकी एडमिशन करवा दी गई है, उन बूढ़े अंकल के पास ये रहता है। मैंने ये सारे जवाब जान लिए थे और उसके बाद मैं उस कमरे से बाहर चला गया था। मैं अब उस लड़के की जानकारी पा चुका था, लेकिन वो मेरा लंच बॉक्स लेकर कहाँ चला गया? मैं ढूंढने लगा था, आसपास की क्लास में देखने लगा था, कहीं आसपास की क्लास में वो लड़का नहीं दिखा। मैं स्कूल में ही उसे ढूंढने लगा था क्योंकि मेरा भी पेट गुड़गुड़ कर रहा था, भूख तो मुझे भी लगी हुई थी। मैं ढूंढता गया, वो कहीं नहीं मिला। एक छोटा सा कमरा, हमारे स्कूल में छोटे छोटे कमरे उन सीढ़ियों के नीचे बने हुए हैं। हमारे स्कूल में जो कचरा इकट्ठा होता है सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया जाता है। बहुत ढेर सारे कागज़ होते हैं। वो कमरा काफ़ी बड़ा है। शाम को वहाँ पर सफाई कर दी जाती है और सारा कूड़ा वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ पर था वो, लेकिन ज़्यादा डर वाली बात ये, वहाँ किसी से बात कर रहा था। कमरे में बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उस भाषा को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था एक दो शब्दों को दोहराया जा रहा है। वो अजीब अजीब से शब्द थे, मैं उसे दोहरा नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मतलब भी जान नहीं पा रहा था। वो किसी से बात कर रहा था। मैं जल्दी से उस कमरे के अंदर चला गया। मैं जानने की कोशिश करना चाहता था वो किससे बात कर रहा है। दो लोग तो थे जो उस भाषा में एक दूसरे को कुछ कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, उस लड़के के सिवा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दो लोगों की आवाज़ सुनी थी। एक तो उस लड़के की हो सकती है और उसको मुंह हिलाते हुए एक तरफ से देखा था। सामने कोई पता नहीं दिखा नहीं था मुझे, लेकिन बोले दो लोग थे। उस कमरे में पहुंचकर मैं डर सा गया था। मैंने उससे कहा, तुम बोल सकते हो, लेकिन तुमने ये नाटक क्यों किया है? टीचर तो कह रहे थे तुम बोल नहीं सकते। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। वो अपने मुंह पर उंगली रख रहा था और मुझे चुप करने को कह रहा था। उसकी बात तो सुननी ही थी। मैं उससे डरता था। मैं अब चुप हो गया और आंखें नीचे कर ली। मैंने आंखें नीचे की हुई थी, फिर भी मैं उससे सवाल करता गया। मैंने कहा, कौन है यहाँ? कौन है? कोई और यहाँ पर मौजूद है? मैंने आवाज़ सुनी थी। लेकिन बार बार वो ज़मीन पर पैर मारता रहा और मुझे चुप करने को कहता रहा। वो बोल सकता था। आज मुझे पता चल गया, वो गूंगा होने का नाटक करता है। उसके पिता को भी इसके बारे में नहीं पता। किसी को तो बताना होगा। ये कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने तीसरी बार अपना पैर ज़मीन पर मारा, वहाँ बहुत सारे कागज़ थे जो उस कमरे में पड़े हुए थे। कचरा था। मैंने उस कचरे को हिलते हुए देखा। वो कागज़ हवा के कारण उड़े थे। हर कागज़ का टुकड़ा हवा में उड़ा था और ज़मीन पर गिरा। ऐसा तो फिल्मों में होता है, और मैं भी हल्का सा महसूस किया था जब वो कागज़ उड़े थे। जब मेरी नज़र उसकी आंखों में पड़ी, वो इंसानी आंखें नहीं थीं। वो सफ़ेद आंखें जिसमें पुतलियां नहीं होती, वो चमचमाती सफ़ेद आंखें जिससे रोशनी निकल रही थी। उस कमरे में कोई बल्ब नहीं था। बाहर से आ रही रोशनी के कारण ही अंदर इतना दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों से निकल रही रोशनी किसी बल्ब से कम नहीं थी। पूरा कमरा रोशन हो गया था और मैं डर गया था। मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। मैं डरता डरता उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर खड़ा होकर मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं बेहोश होने की कगार पर था। वहाँ से मैं क्लास की तरफ भागने लगा था। भागता भागता मैं अपने बेंच पर आकर बैठ गया। मैं किसी को बताना चाहता था। मुझे लगा किसी को तो बताना होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं जाता भी तो किसके पास? एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है सम्राट। मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरी इतनी पिटाई करता है और उससे पिटाई खा चुका है। अगर मैं उसे बता दूं तो वो मेरी कुछ मदद तो कर ही सकता है। मैं भागता हुआ गया और सम्राट के बेंच के पास आकर बैठ गया। सम्राट मुझे देखकर हैरान था कि कैसे मैं उसके पास बैठा हूँ। इसके बाद सम्राट एक तरफ खिसका और मेरे लिए जगह बना दी। मैं उसके पास बैठा था। कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई सम्राट के साथ बैठने की, और वो भी हर किसी को डरा कर ही अपने साथ बिठाया करता था। उसके साथ और कोई नहीं बैठ सकता था। आज मेरे लिए उसने जगह बनाई थी और मैं भी थोड़ा हैरान, लेकिन मैं डरा हुआ उससे कह रहा था, वो धर्मन जो नया लड़का है ना, कल तुम्हारे साथ जो हुआ वो साधारण घटना नहीं थी। मैंने देखा वो कुछ है और वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है।
सम्राट भी डरता डरता मेरे पास होकर मुझसे कहने लगा था, मैं जानता हूँ, लेकिन किसी और को बताना मत। मेरे साथ जो भी हुआ किसी और को बिल्कुल मत बताना, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये बात खुद तक रखना। और तुम क्या कह रहे थे, वो गूंगा नहीं है? मैंने कहा, हाँ, अभी मैं उस कचरे वाले कमरे में गया। वहाँ पर वो किसी से बात कर रहा था। 2 लोग थे जो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उस कमरे के अंदर गया, वहाँ सिर्फ एक ही था, धर्मन। दूसरा कोई मौजूद नहीं था। मुझे लगता है वो किसी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर जो वो किसी को बताता नहीं। हमें किसी न किसी को तो बताना होगा। अब सम्राट भी मुझसे डरता हुआ कह रहा था, किसे कहेंगे? कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। कैसे उसे फंसाएं? मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो इस स्कूल में रहे। मैं चाहता हूं वो जल्दी से जल्दी यहां से चला जाए। सम्राट ने इसके बाद खुद कहा था, ऐसा करना, आज जब स्कूल खत्म होगा तो मेरे साथ मेरे घर आना। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं थोड़ा डर गया था, कहीं अपने घर ले जाकर वो मेरी और ज़्यादा पिटाई तो नहीं करने वाला, लेकिन उसकी बात तो माननी ही होगी। जैसे ही उसने ये कहा था, धर्मन उस क्लास में आ गया था। लंच टाइम भी लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन वो हम दोनों को देख रहा था। वो जान गया होगा कि मैंने सम्राट को सब कुछ बता दिया है। वो हमारे पास से हमें घूरता हुआ निकला था और मेरे उस बेंच के एक तरफ बैठ गया था। मैंने भी सम्राट की तरफ देखा। मैंने सम्राट को इशारों इशारों में कहा कि मुझे जाना होगा। सम्राट ने भी सर हिला दिया। वो भी शायद उससे बहुत ज़्यादा डरने लगा था। किसी के पास अगर ऐसी शैतानी शक्तियाँ हों तो डरना ही चाहिए। और हम छोटे छोटे बच्चे कैसे मुकाबला कर सकते थे उसका? मैं अब उसके साथ जाकर बैठ गया था और मैंने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। मैं कांप रहा था, मैं डरा हुआ था, कहीं वो मुझसे कुछ पूछ ना ले या कुछ कर ना दे मुझे। शाम तक मुझे उससे डर लगता रहा और वो भी मेरी तरफ देखता ही रहा। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। शाम होते ही जल्दी से मैंने अपनी किताबें अपने बैग में डाली और वहाँ से मैं भागने लगा। मैं जल्दी से अपने घर पहुँचना चाहता था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था। आज पहली बार वो गेट के आगे से निकला था और सम्राट पीछे वाली उस दीवार की दरार से निकला था। कभी भी सम्राट किसी से डरा नहीं करता था। आज पहली बार वो छिपते छिपाते पीछे से निकल रहा था। उसने जल्दी से पीछे से रास्ता बनाया। हम दोनों भागते हुए अपने उस मोहल्ले में पहुंच गए थे। मैं सम्राट के साथ था और आज उसके घर गया था। उसका घर बहुत बड़ा था। वो बहुत अमीर थे। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे। वो तो कितना खुशकिस्मत है, उनके पास 3 गाड़ियां हैं। उसके घर में हर तरह के खिलौने होंगे, उसे सब कुछ मिलता होगा। और मैं आज उसका कमरा देखने वाला था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और उसका घर बहुत सुंदर। वहाँ हर कमरा एक से बढ़कर एक था। लेकिन जैसे ही मैं सम्राट के कमरे में पहुँचा, मेरी हैरानी का सबब नहीं था। उसका कमरा बड़ा गंदा सा था। वहाँ पेंट भी नहीं हुआ था। वहाँ ईंटें नज़र आ रही थी। उसकी कटी फटी सी किताबें एक तरफ पड़ी थी। वहाँ और भी बहुत गंदा सामान पड़ा था। वहाँ खेलने के जो खिलौने थे इतने पुराने लग रहे थे, जैसे कई सालों से वहाँ और कुछ उसे मिला ही ना हो। मैं ये सब देखकर सम्राट से हिम्मत करके सवाल कर ही बैठा था, ये क्या तुम इस कमरे में रहते हो? यहाँ क्यों रहते हो? किसी और कमरे में चले जाओ ना। मैंने जब ये कहा था तो सम्राट का चेहरा बड़ा मायूस सा हो गया था। वो अपने बेड पर बैठकर कहने लगा था, जो भी तुमने देखा है किसी को बताना मत, वरना बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा तुम्हारी। मैंने भी डरते डरते कहा था, नहीं, मैं क्यों बताऊँगा? मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊँगा। तो सम्राट ने मायूस से चेहरे से कहा था, ये घर ज़रूर बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा कमरा बहुत छोटा है। मेरे पिता मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो मेरे सौतेले पिता हैं, इसीलिए मेरे लिए यह टूटा सा कमरा रखा गया है। मेरी माँ भी इस तरफ ध्यान नहीं देती और मुझे कुछ नहीं मिलता। भले ही मेरे पिता बहुत अमीर हों, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं अंदर से डरा डरा सा रहता हूँ। मेरे पिता जब मेरी पिटाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं वो गुस्सा तुम पर निकाला करता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं जानता था क्या किया करूँ। लेकिन आज तुम यहाँ पर आए हो तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि तुम्हारे साथ जो मैंने किया है
मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा हक नहीं बनता। अब मैं पहली बार सम्राट के साथ बैठा था और मुझे उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उस पर दया आ रही थी। मैं उसके पास बैठा और उससे कहने लगा, कोई बात नहीं, तुमने अगर अपना गुस्सा निकाला तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद सम्राट ने जो कहा, मुझे यकीन नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगा। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी कोई दोस्त बनाया ही नहीं। मुझे हमेशा सबसे डर लगा करता था, कोई दोस्त बना और मेरे घर आया या मेरे पिता के सामने आ गया तो वो सब सच जान जाएगा। इसीलिए हमेशा मैं लोगों को डराता रहता, उनसे दूरी बनाए रखता। लेकिन तुम मानो, तुम मेरे दोस्त हो। मैं सबसे ज़्यादा समय तुम्हारे साथ ही बिताता था। जब मैं तुम्हारी पिटाई करता था तो तुम्हें डराता था, तुमसे बातें करता था, तुम्हारे घर की जानकारी लेता था, तुम क्या पढ़ते हो वो जानकारी लेता था। तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन पाए हो बचपन से अब तक। तुम्हारे सिवा कोई भी मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करता था। अब इस तरह मैं उसके दिल की बात भी जान गया था। लेकिन मैंने उससे कहा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए परेशानी कोई और है। वो धर्मन, उसके पास अजीब सी शक्तियां हैं और मुझे लगता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सम्राट ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ये देखो, उसने पीछे पड़ी वो पुरानी कुछ किताबें मुझे दिखाई। ये मैं पापा की लाइब्रेरी से चुरा कर लाया हूँ, ध्यान से पढ़ो। ये जो प्रेत होते हैं उनके पास ऐसी शक्ति होती है। प्रेत किसी को नजर नहीं आते, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेत की कमजोरी होती है कि उसकी भाषा समझी नहीं जा सकती। वो बोलने की कोशिश भी करें तो हम समझ नहीं सकते। मुझे लगता है धर्मन कोई इंसान नहीं है, वो प्रेत है। जब उसने मुझे मारा था, उसके मारते ही मैं समझ गया था यहाँ कोई शक्ति है, इसीलिए मैं उठा नहीं और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे पिता इसी तरह मुझे मारते हैं तो मैं डर कर वहाँ से भाग निकला था। लेकिन मैं ये जान गया था इससे मुकाबला साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता। और इस किताब के अंत में देखो, एक प्रेत को भगाने का तरीका भी बताया गया है। अगर वो आप पर हावी हो जाए तो कैसे उसे दूर किया जा सकता है। दो लोहे की छड़ को आपस में टकराने से जो गूंज पैदा होती है, उस गूंज में वो प्रेत वहाँ ठहर नहीं सकता, उसे वहाँ से दूर जाना पड़ता है। हम अपने पास कुछ बड़ी सी घंटियाँ रखेंगे जिसमें हमेशा गूंज बनी रहेगी। उसके पास ले जाएंगे तो उसे दर्द होगा, वो भागेगा। हमें पता करना होगा क्या सच में वो प्रेत है, क्या उसके पास कोई शक्तियां हैं, कोई जादूगर तो नहीं। हमें पहले तो ये पता करना होगा। लेकिन स्कूल में कैसे करेंगे? अगर किसी ने बता दिया कि हम ऐसी शरारतें कर रहे हैं तो टीचर हमें पनिश करेंगे। और सम्राट ने कहा, हाँ, अगर मेरे पिता को ये सब पता चल गया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैं वो पिटाई सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मैं कभी ऐसे नहीं पीटा करता था। तुम्हारे साथ बात करने के लिए मैं तुम्हें जहाँ पर लगाया करता था, लेकिन कभी ज़ोर से नहीं लगाता था। मैं कभी तुम्हें ऐसे नहीं पीटता था कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगे। लेकिन मेरे पिता एक बेरहम आदमी है। वो मेरी पिटाई ऐसे करते हैं जैसे कोई शैतान करता हो। वो बेल्ट से मारते हैं मुझे। मैं कभी भी अपनी टी शर्ट नहीं उतारता। तुम देखना चाहते हो क्यों? सम्राट ने अपनी पीठ दिखाई थी और उस पर इतने ज़्यादा निशान थे, जख्म के निशान, और एक जख्म के निशान के ऊपर और जख्म के निशान बने हुए थे। वहाँ वो जख्म भरते हैं और उस पर और निशान बन जाते हैं। मैं वो देख नहीं पा रहा था और उसने वो टी शर्ट दोबारा पहन ली। अब सम्राट कह रहा था, हमें अब धर्मन की जानकारी पानी होगी, उसकी सच्चाई जाननी होगी और उसके लिए उसके घर जाना होगा। लेकिन उसका घर कहाँ पर है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने टीचर से ये पता कर लिया था उसका घर कहाँ है। वो जंगल के पीछे जो वो पुराने से घर बने हुए हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, वो पीछे वाले घर में जहाँ वो बुजुर्ग बूढ़ा सा रहा करता था, वहाँ पर वो रहता है। और धर्मन के पिता यहाँ नहीं है, वो अकेला रहता है। तो सम्राट ने कह दिया था, आज रात को हम वहीं पर चलेंगे। मैं घर कह दूंगा कि मैं तुम्हारे पास गया हुआ हूँ, किसी बहाने से मैं बचकर निकल ही आऊँगा और तुम भी घर पर बहाना लगा देना कि सम्राट के पास जा रहे हो। हम दोनों 8 बजे जब अंधेरा होगा उस घर के पास जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि रात को वो क्या करता है। अगर वो प्रेत है तो हर प्रेत अंधेरे में अपने रूप को बदल लेता है। उसके चेहरे से पहचान हो जाती है कि वो इंसान है या प्रेत है। और आज हम इस ध्वनि से उसे दूर करके रहेंगे, उसे तड़पा कर रहेंगे।
उसने मुझे मारा था और मैं बदला लेने को पूरी तरह से तैयार हूँ। अब सम्राट ने पूरा प्लान बना रखा था। मैं भी उसके बाद घर आ गया। अब इंतज़ार था 8 बजे का। 7:30 बजे खुद ही सम्राट मेरे घर आ गया और मेरे पापा को बता दिया कि आज ये हमारे यहाँ आने वाला है और रात के 10 बजे खुद ही सम्राट मुझे घर छोड़ जाएगा। मेरे पिता मान चुके थे और हम दोनों अपने बैग में अजीब सा सामान लिए उस घर के पास जा रहे थे। बहुत डरावनी सी जगह थी वहाँ। पीछे वो स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जंगल के पास का इलाका था और उसके बाद घने पेड़ शुरू हो जाते हैं। वहाँ उन टूटे फूटे घरों में कई ऊपर तक घास उगा हुआ था। सड़क पर चलकर जाते समय हर किसी को डर लगता और लोग कहते कि जंगल के जो प्रेत हैं इसी रास्ते से शहर पर आते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। यही कारण था कि हम भी दोनों डरते डरते वहां जा रहे थे। वहां कुल 20 घर थे जहां पर कोई नहीं रहा करता था। उन 20 घरों के सामने से गुजर कर जा रहे थे। अंत वाला घर, वहां पर वो लड़का धर्मन रहता होगा। वहां उस बूढ़े से बचना होगा। वो बूढ़ा हमें देख ना ले वरना हमारी शिकायत कर देगा। हम एक छोटी सी टॉर्च लेकर वहां छिपते हुए पीछे वाले घरों से निकल कर जा रहे थे। वहां सड़क पर भी घास उगी हुई थी। हम कभी इस तरफ नहीं आते थे। वो बूढ़ा ही कभी कभी हमें मार्केट में मिल जाया करता था। आज पहली बार इस तरफ आए थे और सड़कें देखकर भी डर लग रहा था। सड़कों पर ही घास उगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा था। वहाँ सड़क पर बहुत सारे पत्ते थे, जैसे कोई यहाँ पर रहता ही ना हो। जैसे ही हम पीछे वाले घर में पहुंचे थे, सिर्फ वही घर था जिसमें लाइट लगी हुई थी। वो एक बल्ब आसपास रोशनी किए हुए था, लेकिन वो ज़्यादा तेज बल्ब नहीं था। इसी कारण पास पहुंचकर भी हमें डर लगे जा रहा था। वहाँ अंधेरे में कुछ जानवर थे जो आसपास से आवाज़ें कर रहे थे। कभी कभी हम उस जानवर से डर जाते, कभी कभी हमें घर से भी डर लगता कि रात के समय प्रेत अपने आकार में आ जाता है, उससे हमें बचकर रहना होगा। इसके बाद हम उस घर की एक खिड़की से अंदर देखने लगे थे। वहाँ अंदर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने किचन था और एक कमरा था, वहाँ और कोई नहीं था। इसके बाद हम दूसरी खिड़की पर गए, वहाँ से भी अंदर देखने लगे। इस तरफ से भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ कुल 3 खिड़कियाँ थी और अब हम तीसरी खिड़की पर गए। तीसरी खिड़की से अंदर देखने लगे। अंदर थोड़ा अंधेरा था, यहाँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अचानक लाइट जलाई किसी ने और जैसे ही लाइट जली हमारी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो बेहद डरावना था। सामने वो बूढ़ा हवा में लटका हुआ था। वो सो रहा था लेकिन हवा में लटका हुआ। उसके सामने वो धर्मन लड़का सोफे पर बैठा हुआ। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थीं, सफ़ेद रंग की आंखें हो चुकी थीं। उसने ज़रूर उस बुजुर्ग को हवा में लटकाया हुआ था और खुद सोफे पर बैठा होगा। यहाँ हमें पता करना था कि ये प्रेत है या नहीं। इसके बाद जल्दी से सम्राट ने अपने बैग से वो बड़े बड़े छड़ निकाले। ये पाइप जैसे थे और अगर एक दूसरे से टकराते तो वो तेज ध्वनि पैदा करते। उस गूंज में प्रेत का चेहरा साफ नजर आता। इसके बाद हमने सोचा हुआ था छड़ को मारेंगे, वो गूंज निकलेगी, वो चेहरा पहचानेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। सम्राट ने कहा था एक प्रेत को देखने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, कमज़ोर करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, उसे मारने के लिए और हमेशा के लिए भगाने के लिए और तरीके होंगे। वो किताबें पढ़ नहीं पाया था, लेकिन इतनी जानकारी हमने पता कर ली थी। अब धर्मन की आंखें चढ़ी हुई थी। हमने हल्की सी आवाज़ में वो खिड़की ऊपर की तरफ कर दी ताकि आवाज़ अंदर तक अच्छी तरह से आई। दोनों छड़ें हमने अंदर की तरफ की। आधा अपना धड़ भी अंदर पहुंचाया। वो हमें नहीं देख पा रहा था, उसकी सारी नज़रें ऊपर की तरफ थी। इसके बाद हमने दोनों छड़ों को मारा। जैसे ही हमने दोनों छड़ों को आपस में टकराया, वो गूंज कमरे में फैल गई। वो बूढ़ा जो हवा में लटका हुआ था जल्दी से अपने बेड पर गिरा। उसके बाद वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। शायद वो नींद में था जो हवा में लटका हुआ था, लेकिन थोड़ा हिला था। हमारे सामने बैठा धर्मन, उसकी आंखें ठीक हो गई थीं, लेकिन हमारे सामने वो प्रेत नहीं बना था। उसके पीछे काले रंग का प्रेत सा दिखा था, बड़ा सा, जैसे फटी हुई काली राख का कपड़ा हो।
उसका चोला पहने कोई प्रेत सा हो। उसका आकार 12 फुट के करीब था। वो हमें साफ साफ दिखा था, वो धर्मन के पीछे था। इसके बाद वो हमारे करीब आने की कोशिश करने लगा और सम्राट ने फिर से उन छड़ों को बड़ी तेज मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में जो घंटी थी, मैंने वो घंटी भी बजा दी। वो गूंज इतनी तेज हो गई थी उस कमरे में कि वो प्रेत एकदम से दीवार के पीछे चला गया। वो चीख बड़ी तेज थी जो हमारी कानों तक पहुंची थी। उस गूंज के बीच से निकल कर आई वो चीख भी हमें साफ साफ सुनाई दी थी। उसके बाद धर्मन खड़ा हो गया था। अगर धर्मन कोई प्रेत होता तो उसका आकार आ जाता, लेकिन उसके साथ कोई प्रेत है जिसका इस्तेमाल धर्मन करता है। अब उसे पता लग गया है कि हमने उसे पहचानने की कोशिश की है। हमने वो छड़ भी वहीं फेंक दी। वो घंटा जल्दी से मैंने उसके बैग में डाला और हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हम तेज़ी से भाग रहे थे और धर्मन भी वो दरवाज़ा खोलकर हमारे पीछे भागने लगा था। हम साधारण तरीके से भाग रहे थे, लेकिन धर्मन को भागते हुए देखा हमने। वो टेढ़ी सी टांगे करके भाग रहा था। वो 2 कदम भागता और अचानक 10 कदम गायब होकर आगे आ जाता। वो 2 कदम भागता और गायब होकर आगे आ जाता, जैसे हवा को चीरकर सीधा आगे पहुंच जाता हो। वो बड़ी तेज़ी से हमारे करीब आ रहा था और हम सड़क पर भागे जा रहे थे। हम उससे बच नहीं सकते थे क्योंकि दीवारों के पीछे छिपा नहीं जा सकता था। वो हमारे करीब आकर हमें पकड़ सकता है और वो प्रेत हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमने सोचा हम जंगल की तरफ भागते हैं। हमने जंगल वाला वो मोड़ ले लिया। वहाँ घने पेड़ थे, उनके पीछे छिपा जा सकता है। सम्राट और मैं एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भाग रहे थे और वो धर्मन हमारे पीछे। हम तेज़ी से भागे जा रहे थे। हम उससे बचना चाहते थे। उसके काबू में प्रेत है। वो हमें अपनी शक्तियाँ दिखा चुका था और आज वो हमें मार भी सकता था। हम डरते डरते भाग रहे थे। इसके बाद सम्राट ने भागते भागते कहा था, 12 फुट का प्रेत, हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतने बड़े प्रेत के बारे में तो किसी किताब में नहीं बताया गया था। वो हमसे चोट खाया है, वो हमें ज़रूर मार देगा। अब सम्राट बार बार ऐसा कहे जा रहा था तो मैं भी डरने लगा था। तभी आगे एक पत्थर के पीछे हम छिप गए थे। उसके भागने की आवाज़ अब भी आ रही थी। वो हमारे पास आकर जैसे ये देख रहा था कि हम किधर भागे होंगे। वहाँ काफ़ी अंधेरा सा था। चांद की रोशनी नीचे पड़ रही थी, उसी में नजर आ रहा था और वो इधर उधर भागकर हमें ढूंढ रहा था। वहाँ हमने देखा था कैसे वो हवा में गायब हो जाता है और कुछ फुट आगे तक पहुँच जाता है। वो इसी तरह बड़ी तेज़ी से वहाँ इधर उधर भाग रहा था। उसके बाद 30 सेकंड के लिए वो वहाँ से गायब। हमें तब जाकर शांति मिली थी कि वो दूर पहुँच गया होगा। हम अब उठकर वहाँ से घर की तरफ निकलते हैं। आज रात हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, वो हमें पकड़ ना ले। कल सुबह उससे बचने का तरीका जानेंगे। लेकिन जैसे ही हम पत्थर से बाहर निकले, हमारे सामने धर्मन खड़ा था। धर्मन को देखते ही सम्राट की चीख निकल गई और पहली बार उसे चीखते हुए देखा था। लड़की की तरह चीखा था वो। मैं भी चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी जबान सूख चुकी थी। धर्मन घूर कर हमारी तरफ देख रहा था। हम कांप गए थे, पीछे हट नहीं पा रहे थे। हम दोनों की शायद टांगें जकड़ गई थी। मैं तो इस तरह कांप रहा था कि मेरी टांगें जैसे काम करना ही बंद कर चुकी। सामने से धर्मन की आवाज़ पहली बार सुनी थी। धर्मन ने कहा, वो प्रेत बेहोश हो चुका है। तुमने ये क्या किया? तुमने ये क्यों किया? अब वो वापस आएगा, वो तुम दोनों को मार देगा। वो हम पर गुस्सा हो रहा था और हमें समझा रहा था कि वो प्रेत हम दोनों को मार सकता है। मैंने भी कह दिया, वो प्रेत तुम्हारे ही साथ है, तुम हमें मारना चाहते हो। तुमने सम्राट को भी नुकसान पहुंचाया और मैं भी उस दिन कमरे में गया था, मैंने तुम्हारी शक्तियां देखी थी। तुम इन प्रेतों का इस्तेमाल करते हो, तुम इनसे अपना फ़ायदा करते हो और तुम हमें मारना चाहते हो। तो वो धर्मन कहने लगा था, नहीं, मैं उस प्रेत का कैदी हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, वो उठ सकता है। जल्दी से मुझसे दूर चले जाओ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल मेरे सामने मत आना, मेरे अब करीब मत आना। उस स्कूल को छोड़ दो, यहाँ से दूर चले जाओ, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। सम्राट ने भी कह दिया था, हम इस स्कूल को नहीं छोड़ सकते, हमारे माँ बाप नहीं मानेंगे, हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते, कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। तो धर्मन भी वहाँ रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ़ कर दो,
मैं उसका कैदी हूँ, मैं उसे रोक नहीं सकता। वो मुझे भी बहुत मारता है और तुम्हें वो जान से मार देगा क्योंकि तुमने उसे बेहोश किया है। कैसे किया तुमने? किस शक्ति का इस्तेमाल किया जो उसे इस तरह से बेहोश कर दिया? मैं तो कभी जान ही नहीं पाया। सम्राट ने कहा था, वो ध्वनि, वो गूंज, ऐसे प्रेत गूंज से ही भागते हैं, कमजोर होते हैं, हमने वो किया था। तब धर्मन ने कहा था, कल अगर फिर कर सकते हो तो मैं तुम्हें सच बता सकता हूं, अभी समय कम है। कल स्कूल के पीछे वो जो खाई है वहां नीचे मिलना। मेरे आने से पहले तैयार रहना। जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा इसी चीज का इस्तेमाल करना, उसे कमजोर करना, उसे वहां बंद करेंगे। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। अब तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे गांव जाना होगा, तुम्हें उसका तोड़ निकालना होगा, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। शायद वो मुझे भी मार दे। चले जाओ यहां से, जल्दी से भागो यहां से। हम दोनों वहां से भाग निकले थे और धर्मन वहीं पर खड़ा था, हमें इशारा किए जा रहा था। वो गूंगा नहीं था, वो बोल सकता था, वो हमारी भाषा बोल सकता था और उसने हमें कुछ बताया था। अगर वो हमें मारना चाहता तो वहां मार सकता, लेकिन उसने कहा वो कैदी है उस प्रेत का। अगली सुबह हमें पूरा इंतजाम करना होगा। वो प्रेत उसके साथ होगा जिसने उसे कैद कर रखा है। उसे कमजोर करके ही हम सच्चाई जान सकते हैं। कल सुबह का इंतजार रहेगा। हम दोनों अपने घर पहुंच चुके थे और सोच रहे थे। सम्राट ने वो बड़ी बड़ी छड़ें संभाल रखी थी और उसने और भी तैयारी कर रखी थी। मैंने भी घर में रखा वो बड़ा घंटा ले लिया था। उसकी गूंज हमेशा सबसे ज्यादा होती है। उस मंदिर का घंटा था वो, जो हमारे पास कभी हुआ करता था। कल हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे और सम्राट जो जान चुका है वो भी मुझे बताएगा। हम इस स्कूल को छोड़कर जा नहीं सकते और धर्मन का सामना हमें करना ही होगा। वो प्रेत हमें मारने को तैयार होगा और हमें उसका मुकाबला करना ही होगा। कल का दिन बहुत रोमांच से भरा होने वाला है। दोस्तों, इंतज़ार करिएगा। इस सीरीज़ में बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में हम जाने वाले हैं।